नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, बाजार और कारोबार का हाल और कोरोना से जुड़े हुए अपडेट्स। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बुधवार शाम को ही मौजूदा उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का 1 साल पूरा हुआ है। मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए वो विकल्प बनकर उभरे हैं। जीसी मुर्मू को नया सीएजी नियुक्त किया गया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने यूएनएससी में कश्मीर पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। बंद कमरे में हुई बैठक में न तो चर्चा का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और न ही अपना कोई फैसला जाहिर किया गया। इस चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकले, इसके लिए कई देश अमेरिका के साथ खड़े नजर आए। कुछ सदस्यों ने ऐसे मुद्दों को परिषद में उठाने की भी सिफारिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को हम खारिज करते हैं। राहुल गांधी चीन का मुद्दा छोड़ने को राजी नहीं हैं। उन्होंने एक बार फिर पूछा है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने यह सवाल एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए पूछा, जिसमें लिखा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेजों में यह लिखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेजों के मुताबिक 5 मई के बाद से एलएसी के साथ और गलवान घाटी में चीनी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। विवाद बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से उस दस्तावेज को हटा लिया है जिसमें चीन के अतिक्रमण की बात कही गई थी। आरोपों के मुताबिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस डॉक्यूमेंट में मंत्रालय ने माना था कि मई से चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है, खास तौर से गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में। डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन लद्दाख में कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर अतिक्रमण किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सैफुद्दीन सोज ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करके बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही कायम है। उन्होंने कहा कि वो सरकार को याद दिलाना चाहती हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सैफुद्दीन सोज को पिछले साल 5 अगस्त से ही घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोल रहे हैं। आज उन्होंने बिहार के कांग्रेस नेताओं से वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने बाढ़, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि नीतीश की चुप्पी यह साबित करती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो विफल रहे हैं। राहुल ने बिहार के कांग्रेस नेताओं से कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ना है और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को हराना है। कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जो तूफान अभी दिख रहा है उससे कहीं बड़ा तूफान आगे आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार इस कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देंगे। कॉन्क्लेव का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति के तहत शामिल उच्च शिक्षा के कई पहलुओं पर चर्चा करने वाले सत्र होंगे। इस कॉन्क्लेव में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, यूजीसी के अध्यक्ष, एआईसीटीई के अध्यक्ष, यूजीसी सचिव, वीसीज, विश्वविद्यालयों के और कॉलेजेस के कई प्रोफेसर्स हिस्सा लेंगे। बात कोरोना की, तो भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं।
24 घंटे के दौरान 56,282 कोरोना के नए मामले भारत में दर्ज किए गए। 904 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में 24 घंटे के दौरान 55,100 ये अमेरिका में और 54,685 ब्राजील में ये मामले सामने आए हैं। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई है। इनमें 5,95,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 13,28,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 40,699 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या की जांच की रफ्तार से सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र को उसके सामने पेश किया जाए। केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि आरोप पत्र 10,000 से भी ज्यादा पन्नों का है। कोर्ट ने इस मामले को 3 हफ्ते के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त के लिए टल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़ी एक फाइल का एक दस्तावेज नहीं मिल रहा है। दरअसल 3 साल पहले विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई का मौका अब आया था। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 2017 में कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी संपत्ति अपने परिवार के नाम ट्रांसफर की थी। और अब बात मार्केट की, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं। आज बाजार 1 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 362 अंक चढ़कर 38,025 पर बंद हुआ। निफ्टी 99 अंक चढ़कर 11,200 पर बंद हुआ है। निफ्टी और निफ्टी बैंक ने तेजी की हैट्रिक लगाई है, जबकि मिड कैप इंडेक्स 5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। आज की तेजी में आईटी, रियल्टी, मेटल और फार्मा शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज पेश हुई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 4% पर ही रखा गया है। हालांकि जून की बढ़ी महंगाई दर को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर ही रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि रियल जीडीपी ग्रोथ अभी भी नेगेटिव है, लेकिन कोरोना के बाद हालात सुधरेंगे। आरबीआई ने कॉर्पोरेट लोन की एक मुश्त रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें देगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि 7 जून को स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन के तहत एक विंडो मुहैया कराई जाएगी, जिसके तहत ओनरशिप में बिना किसी बदलाव के रेजोल्यूशन प्लान लागू किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से होने वाली किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग के चलते एसेट क्लासिफिकेशन में कोई डाउनग्रेड नहीं होगा और इसमें संकट में फंसे एसएमई कर्जदारों को भी कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी होगी। A restructuring framework for MSMEs that were in default but standard as on January 1st, 2020 is already in place. The scheme has provided relief to large number of MSMEs. With COVID-19 continuing to disrupt normal functioning and cash flows, the stress in the MSME sector has got accentuated, warranting further support. Accordingly, it has been decided that stressed MSME borrowers will be made eligible for restructuring their debt under कॉर्पोरेट के साथ साथ रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन रीस्ट्रक्चरिंग को भी इजाजत दे दी है। वो कर्जदार जो अपना कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं है, आरबीआई ने उनके लोन को रीस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दे दी है। ऐसे कर्जधारकों को लोन चुकाने के लिए 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन यह फायदा सिर्फ उन कर्जदारों को ही मिलेगा जिन्होंने 1 मार्च 2020 तक वक्त पर अपनी ईएमआई भरी है। हालांकि आज की मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने मॉरिटोरियम बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं की।
अब गोल्ड पर ज्यादा लोन मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन की लिमिट बढ़ा दी है। बैंकों से अब गोल्ड की वैल्यू का 90% तक लोन मिल सकता है। अभी तक गोल्ड वैल्यू के 75% पर लोन मिलता था। बढ़ी हुई वैल्यू की रियायत मार्च 2021 तक लागू रहेगी। उसके बाद फिर से ये 75% हो जाएगी। कोरोना संकट में लोगों को राहत मिले इसलिए ये रियायत दी गई है। अब लिमिट बढ़ने से गोल्ड लोन के लिए रुझान और बढ़ने की उम्मीद है। As per extant guidelines, loans sanctioned by banks against pledge of gold ornaments and jewelry for non-agricultural purposes should not exceed 75% of the value of gold ornaments and jewelry. With a view to mitigating the impact of COVID-19 on households, it has been decided to increase the permissible loan to value, what they call LTV ratio, for such loans to 90%. This relaxation shall be available till 31st March 2021. अब स्टार्टअप को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने आज ये फैसला लिया है। इससे जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें बैंक लोन देने में उत्साह दिखाएंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होंगे। इससे कमजोर आय वर्ग के लोग, छोटे और सीमांत किसानों को लोन मिलने में मदद होगी। दरअसल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हर बैंक के लोन बुक का एक हिस्सा तय होता है जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है। आरबीआई ने चेक से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू होगा, जिसके तहत चेक जारी करने के समय ग्राहकों से पूरी जानकारी मांगी जाएगी। भुगतान करने से पहले बैंक ग्राहकों की दी गई जानकारी के आधार पर छानबीन करेंगे और उसके बाद ही पैसों का भुगतान किया जाएगा। इससे चेक से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। यह सिस्टम कई विकसित देशों में इस्तेमाल होता है। सोने चांदी में ऐतिहासिक तेजी का दौर चल रहा है। आज लगातार 13वें दिन सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एमसीएक्स पर सोने ने 55,651 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। आज सोने में 500 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखाई दी। दूसरी तरफ चांदी ने भी आज इतिहास रख दिया। एमसीएक्स पर चांदी पहली बार 74,948 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंची। हफ्ते भर में चांदी 9,500 रुपए की तेजी देखने को मिली है चांदी में, और हफ्ते भर में सोना 2,250 रुपए महंगा हुआ है। आईडीबीआई बैंक ने आईडीबीआई फेडरल लाइफ में 27% हिस्सा 595 करोड़ रुपए में बेचने के लिए करार किया है। आईडीबीआई बैंक के मुताबिक उसने फेडरल बैंक और उसके डच पार्टनर एजीएस इंश्योरेंस के साथ एक डील की है। यह डील तीसरी तिमाही के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आईडीबीआई बैंक की आईएफएलआई में 48% हिस्सेदारी है, जबकि फेडरल बैंक और एजीएस की 26% हिस्सेदारी है। आईडीबीआई बैंक 23% हिस्सा एजीएस को बेचेगी, जबकि 4% हिस्सा आईडीबीआई को बेचेगी। इस बिक्री के बाद आईडीबीआई बैंक की इस वेंचर में हिस्सेदारी गिरकर 21% हो जाएगी। आईडीबीआई बैंक में विनिवेश को लेकर सरकार तेजी दिखा सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री इस वित्त वर्ष में पूरा कर सकती है। सरकारी हिस्सा बेचने के लिए एलआईसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कैबिनेट की हरी झंडी लेनी जरूरी होगी। सरकार आईडीबीआई बैंक में अपना पूरा हिस्सा एक बार में बेच सकती है। हालांकि इसका फैसला डीपम यानी कि डीआईपीएम को लेना है। मुंबई में मंगलवार से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुंबई में हाई टाइड के चलते दोपहर को समुद्र में ऊंची लहरें उठी जो मरीन ड्राइव के किनारों से टकराई। बारिश के हालात से निपटने के लिए अकेले मुंबई में ही 5 टीमें काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील की है। कोलाबा में पिछले 24 घंटे में 330 मिलीमीटर की बारिश हुई। 46 साल पहले कोलाबा में 1974 में रिकॉर्ड 262 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मुंबई में पूरी रात एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश करती रही। लगातार बारिश से मुंबई में यातायात ठप हो गया। जहां लोग थे वहीं घंटों तक फंसे रहे। मुंबई में हो रही भारी बारिश ने चारों तरफ समंदर जैसा माहौल कर दिया। मुंबई के चर्चगेट इलाके में करीब 30 पेड़ एक साथ गिर गए।
इसके कारण रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। कोल्हापुर में बारिश के कारण 9 राज्य के हाईवे और 34 सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में शहर और उपनगरों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। महाराष्ट्र की पालघर ग्रामीण पुलिस ने बाढ़ के हालातों के बीच 22 लोगों को बचाया। इनमें 5 साल की एक बच्ची भी शामिल है जो पेड़ पर 4 घंटे तक अटकी हुई थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक बार फिर अपने प्रस्तावों की फाइल भेजी है। इसमें होटल, जिम और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में सुधार हो रहा है, मरीजों की संख्या घट रही है और दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सारे कदम उठा रही है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि देश के दूसरे राज्य जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां सभी ने इन्हें शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के एक कोरोना अस्पताल में कल रात भीषण आग लग गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। ये आग सबसे पॉश इलाके नवरंगपुरा में कोरोना अस्पताल में कल रात 3 बजे लगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। खबर है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, फायर ब्रिगेड की एनओसी भी नहीं थी। हादसे के दौरान करीब 40 से 45 मरीज यहां भर्ती थे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बीजेपी के नेता और सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब सज्जाद अहमद खांडे अपने घर के बाहर थे। तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन्हें कई गोलियां लगी। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। बात एंटरटेनमेंट जगत की। अभी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गर्म ही था कि इस बीच मशहूर टीवी एक्टर और मॉडल समीर शर्मा की मौत की खबर आई है। शक है कि उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 44 साल के समीर ने मलाड स्थित अपने किराए के फ्लैट में किचन के पंखे में लटक कर फांसी दी। समीर बीते 15 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि आशंका है कि वो बीमारी और डिप्रेशन का शिकार थे। कबीर खान की फिल्म 83 लंबे समय से पूरी तरह से बनकर तैयार है, मगर लॉकडाउन के चलते रिलीज नहीं हो पा रही है। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के मेकर्स ने मेकर्स को 143 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, लेकिन इस बात को फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने खारिज कर दिया। कबीर ने कहा कि फिल्म की टीम ने मन बना लिया है कि भले ही साल भर रुकना पड़े, लेकिन फिल्म तो सिनेमा घरों में ही रिलीज होगी। सुपरस्टार ऋतिक रोशन क्रिश 4 से पहले कॉमेडी फिल्म और साथ ही साथ एक एक्शन थ्रिलर में नजर आ सकते हैं। यही नहीं, ऋतिक ने अपने बैनर HRX फिल्म्स के तहत एक कॉमन मैन स्टोरी प्रोड्यूस करने का इरादा भी लिया है। हालांकि वो इस फिल्म में एक्टिंग करते नहीं दिखेंगे। वहीं BBC की इंटरनेशनल सीरीज द नाइट मैनेजर के रीमेक के लिए भी उनसे बातचीत चल रही है। बॉबी देओल नेटफ्लिक्स फिल्म क्लास ऑफ 83 के डिजिटल वर्ल्ड में डेब्यू करने जा रहे हैं। अब इस फिल्म की रिलीज डेट भी तय कर दी गई है। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को 21 अगस्त से स्ट्रीम किया जाएगा। वहीं फिल्म का ट्रेलर कल यानी 7 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में बॉबी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन अतुल सब्रवाल ने किया है। डायरेक्टर महेश भट्ट की अगली फिल्म सड़क 2 की रिलीज डेट तय हो गई है। यह फिल्म 28 अगस्त को Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस फिल्म से महेश भट्ट की 21 साल बाद बतौर निर्देशक वापसी हो रही है। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म कारतूस 1999 में रिलीज हुई थी। 20 दिसंबर 1991 को रिलीज हुई फिल्म सड़क का सीक्वल है सड़क 2। इसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और पूजा भट्ट खास रोल में नजर आएंगे।
आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। फ्रेंचाइजी को सौंपी गई एसओपी में कहा गया है कि खाली स्टैंड को ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए टीम की बैठकें बाहर ही होंगी। इस दौरान खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के परिवार उनके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें टीम बस में यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। यूएई में होने वाला आईपीएल कोरोना की वजह से काफी अलग होगा। बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज ने फैसला किया है कि 8 अलग टीमें अलग अलग होटल्स में ठहरेंगी। इसके अलावा समय समय पर खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। बायो बबल तोड़ने पर सजा मिलेगी। ये सभी शर्तें बीसीसीआई की ओर से जारी की गई एसओपीज में भी हिस्सा हैं। अगर बाबर आजम की जगह विराट कोहली होते तो सब उनकी बातें करते, लेकिन ये बाबर आजम है इसलिए कोई उन्हें पूछता नहीं। यह आरोप लगाया है इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने। उन्होंने कहा कि बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ के स्तर के बल्लेबाज हैं। वो युवा हैं, शानदार हैं और इनके अंदर भी वो सारी बातें हैं जो एक स्टार बल्लेबाज में होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले 2 ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। स्मिथ चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले वो अपने घोर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड को उनके घर में हराएं और दूसरा भारत में टेस्ट सीरीज जीतें। स्मिथ ने कहा कि उनकी उम्र अब बढ़ रही है, वो नहीं जानते कि कितने और साल उनका क्रिकेट बचा है, लेकिन ये 2 ख्वाहिशें उनकी हैं। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कोरोना संक्रमित होने की अफवाहों पर जवाब दिया है। उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट फैंस के सामने शेयर कर दी है, जिसमें वो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। ये इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट डाला। लेबनान के बेरूत शहर में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक लेबनान की कैबिनेट ने ब्लास्ट को लेकर अधिकारियों के हाउस अरेस्ट की मांग की है। बेरूत के गवर्नर ने इस धमाके की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से की है। पाकिस्तान के कराची में कल निकाली गई कराची रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ और इस हमले में कम से कम 30 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ ये रैली निकाली गई थी। 5 अगस्त को इसकी पहली वर्षगांठ थी। इसके विरोध में कराची में यह रैली निकाली गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी नामक संगठन ने ली है। जून में इस इलाके में 3 धमाके हुए थे। इसकी जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। इस संगठन की मांग यह है कि सिंध प्रांत को कराची से अलग कर दिया जाए। दुनिया में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संक्रमण के रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 2,62,000 नए मामले आए। इस दौरान 6,589 लोगों की मौत हुई। दुनिया में अब तक 1,89,78,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। 7,11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,21,00,000 के पार पहुंच गया है। 61 लाख एक्टिव केसेस अभी भी दुनिया में हैं जिनका इलाज चल रहा है। मेल के जरिए वोटिंग की अब तक आलोचना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया है। ट्रंप अब फ्लोरिडा के मतदाताओं को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दरअसल फ्लोरिडा में डेमोक्रेट प्रत्याशी ट्रंप पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि आप इसे मेल के जरिए वोट कह सकते हैं या फिर गैर हाजिर मतदान। फ्लोरिडा की मतदान व्यवस्था सुरक्षित है, जांची परखी है, विश्वसनीय है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ये केवल फ्लोरिडा में इसका समर्थन कर रहे हैं और किसी राज्य में नहीं। फेसबुक ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट फेसबुक से हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को कोरोना लगभग नहीं हो सकता। इसके बाद कंपनी ने फेक न्यूज पॉलिसी के तहत ट्रंप के इस पोस्ट को हटा दिया। फेसबुक का कहना है कि यह पोस्ट कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना फैला रही है। इधर ट्विटर ने भी ट्रंप के इस वीडियो पर कार्रवाई करते हुए उनके अकाउंट को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ट्विटर का कहना है कि ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।